हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एशियंट हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम लोग आज कवर करेंगे और देखेंगे इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और रिक्वायरमेंट करना चाहूँगा कि यदि अब तक आपने टारगेट गुरुकुल चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और टारगेट गुरुकुल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया है तो टारगेट गुरुकुल ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही साथ आप बैच को भी परचेज कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी को बेहतरीन दिशा दी जा सकती है, या फिर ये कहें कि बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा सकती है। और न सिर्फ आपको पास कराया जाएगा बल्कि आपको टॉप कराने की भी गारंटी ली जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका जो सारथी बैच है, या फिर ये कहें कि जो संघर्ष बैच है, या फिर ओवरऑल टारगेट गुरुकुल ऐप में जितने भी बैच हैं, ये 100% आपको गारंटी देते हैं कि ये आपको टॉप कराएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आप जो है टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग पहुंचते हैं इस टॉपिक पे, और इससे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग आज देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आज चूंकि टाइपराइटर थोड़ा सा आलस दिखाए हैं तो हिंदी में ही सिर्फ टाइप किए हैं। और आप लोग कहेंगे कि सर जी आप हिंदी में ही पढ़ाते हैं तो इंग्लिश में क्या फ़ायदा। लेकिन हाँ, एक बात यह है कि जो हिंदी में रहता है फिर हिंदी से जो इंग्लिश रहता है, तो इंग्लिश वाले जब हिंदी में हम एक्सप्लेन करते हैं तो इंग्लिश वाले भी ध्यान दे लेते हैं कि इंग्लिश का जो हिंदी वर्जन है या फिर हिंदी का जो इंग्लिश वर्जन है, दोनों जब बाइलिंगुअल एक साथ रहता है तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है समझना, हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के लिए भी, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं, देर न करते हुए अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि ऐत्रेय तथा कौशिकी किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो वेद होते हैं, पहले कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फिर क्वेश्चन। इसका तो सही आंसर यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऋग्वेद है। लेकिन अब हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा वेद के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो वेद के बारे में हम लोग देखते रहते हैं। तो जो वेद होता है, वेद ये चार प्रकार के होते हैं, या फिर ये कहें कि वेदों की संख्या चार है। सबसे पहला है आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद, और दूसरा है यजुर्वेद, यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, सामवेद, और चौथा है अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं आपकी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चार प्रकार के वेद हैं, और अलग अलग वेदों के अपना अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें से आपका जो ऋग्वेद है इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, ऐतरेय, ऐतरेय और ऐतरेय और कौशिकी, कौशिक, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ऐतरेय और कौशिक के, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सप्त शास्त्री संहिता कहा जाता है। तो सप्त शास्त्री जो संहिता है हम लोग महाभारत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि इसको जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। जय संहिता किसे कहा जाता है, तो महाभारत कहा जाता है। कौरव और पांडव की लड़ाई इसी में है, हस्तिनापुर से संबंधित है, और हस्तिनापुर में ही इसके आसपास में इसके साक्ष्य देखे जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यास्क ने लिखा है, यास्क ने क्या लिखा है, तो यास्क ने निरुक्त लिखा है। निरुक्त क्या होता है, ये सभी के सभी वेदांग हैं। वेदांग क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जो वेद होते हैं, वेद ये बेसिकली संस्कृत में लिखे होते हैं, संस्कृत, है ना, संस्कृत में लिखे होते हैं। और ये जो संस्कृत है इसको समझना आसान नहीं है। तो जो संस्कृत है उसको समझना आसान नहीं है, इसीलिए इसको समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। किसकी रचना की गई, वेदांग की। और जो ये वेदांग हैं 6 प्रकार के हैं, ठीक है ना। और अलग अलग लोगों ने अलग अलग वेदांग लिखा है। जैसे अगर हम लोग वेद की बात करें, वेद की, तो जो अलग अलग प्रकार के वेद हैं सभी वेदों के रचयिता अलग अलग हैं, ठीक है ना। हर प्रकार के जो ग्रंथ होते हैं, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उसके रचयिता अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इसमें से जो यास्क हैं उन्होंने निरुक्त लिखा है, और 6 प्रकार का
जो ये होता है वेदांगों की संख्या 6 होती है, जिसमें से 4 आपके सामने है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। ठीक है ना, 2 और ऐड कर लीजिए, ज्योतिष और व्याकरण 6 प्रकार के हैं। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका रामायण के रचयिता है, तो रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं। और तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, ये भी आप लोग जानते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका यहाँ पे सीयूकी की लेखक कौन है? सीयूकी के लेखक कौन है? तो सीयूकी के जो लेखक हैं वो है आपके वेनसोंग। कौन है? वेनसोंग है सीयूकी के लेखक। वेनसोंग ये चाइना के थे बेसिकली, और ये हर्षवर्धन के काल में आए थे। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में। और ये जो पूरी यात्रा का विवरण इन्होंने दिया था उसी को हम लोग सीयूकी के नाम से जानते हैं। मतलब चाइना से भारत आए, भारत से चाइना, और जो कुछ भी इन्होंने देखा लिखा उसी को हम लोग सीयूकी के नाम से जानते हैं। और इनका जो यात्रा वृत्तांत था उसी को सीयूकी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत किसमें मिलते हैं? तो दार्शनिक जो मिलते हैं ये मिलते हैं अभिधम्म पिटक। ठीक है ना, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक मिलते हैं। जो सुत्त पिटक है इसमें जो महात्मा बुद्ध हैं उनके जो उपदेश है, उनके जो विचार है वो देखने को मिलते हैं। विनय पिटक में आपका नैतिकता से भरी जो भी सिद्धांत है वो देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आदि कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रामायण। ठीक है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, आदि काव्य है, आदि कवि नहीं बल्कि आदि काव्य है। आदि काव्य के नाम से रामायण जाना जाता है। और इसको लिखा किसने था? महर्षि वाल्मीकि। किसने? महर्षि 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 वाल्मीकि। वाल्मीकि ने इसको लिखा था, ये भी आपको याद रखना है। ये पॉइंट्स आप याद रखते चले, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राचीन भारत में अणुवाद का सर्वोत्कृष्ट संप्रदाय था? तो वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन जो है ये अणुवाद का संप्रदाय था। और ये जो है उस समय परमाणु से रिलेटेड जितने भी सिद्धांत दिए जाते थे वो सब के सब वैशेषिक दर्शन में आ जाते थे, और इसी को कहा जाता है परमाणुवाद। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सही सुलेमित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुलेमित नहीं है? तो आपका हो जाएगा मेगास्थनीज, ये चंद्रगुप्त के दरबार में। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। वेनसोंग हर्ष के दरबार में। इत्सिंग कनिष्क के दरबार में। तो ये आपका गलत हो जाएगा, इत्सिंग कनिष्क के दरबार में नहीं आया था। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक ग्रंथ पूर्व दिशा में सभ्यता के प्रचार की सूचना देता है? पूर्व दिशा में सभ्यता के प्रचार की सूचना देता है तो शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण पूर्व दिशा में सभ्यता के प्रसार की सूचना देता है, पूर्व दिशा में। एक बात आपको और याद रखनी है यहाँ पे, जो शतपथ ब्राह्मण है, अगर हम लोग बात करें धार्मिक दृष्टिकोण से, अगर धर्म को देखते हुए हम लोग चलते हैं या फिर धार्मिक दृष्टिकोण की अगर हम लोग बात करें, तो धार्मिक दृष्टिकोण में ये जो है आपका शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद के बाद सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रंथ है तो वो है ब्राह्मण ग्रंथ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, पिछले एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, ये है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है ना, तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन चीनी यात्री नहीं है? तो आपका फहयान, वेनसांग, इत्सिंग ये सब के सब चीनी यात्री हैं। मेगास्थनीज आपका चीनी यात्री नहीं है। मेगास्थनीज के बारे में हम आपको बताए होंगे जब आपको बताए रहे होंगे सेल्यूकस निकेटर के बारे में, या फिर एक वो था जिसे उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जिसे विश्व विजेता, हाँ जी 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 सिकंदर कहा जाता है, विश्व विजेता सिकंदर। ठीक है ना, तो सिकंदर का एक जो है मंत्री था जिसे सेल्यूकस निकेटर कहा जाता है, सेल्यूकस निकेटर। और इसी का सेल्यूकस निकेटर का है ये दूत था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूप क्या थे। तो यूप जो है यज्ञीय स्तंभ है। यज्ञीय स्तंभ का मतलब क्या है कि इन स्तंभों से यज्ञ से रिलेटेड जो भी जानकारियां होती हैं, इन स्तंभों में यज्ञ से रिलेटेड जो भी जानकारी है, जो भी मंत्र है, जो भी विधि विधान है, उसका वर्णन देखने को मिलता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूप कहते हैं। एक प्रकार का ये खंभा है। यूप क्या होता है, एक प्रकार का खंभा है जिसमें यज्ञ से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां होती हैं वो लिखी होती हैं। ठीक है, तो इतना आप याद रखें, इतना ही आपको याद रखना है बाबू। चलें अब आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, किस उपनिषद में मृत्यु से संबंधित चर्चा की गई है। तो मृत्यु से संबंधित अगर चर्चा किसी में की गई है तो आपका हो जाएगा कठोपनिषद। कठोपनिषद में जो है मृत्यु से संबंधित चर्चा की गई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से किसके सिक्कों की एक श्रेणी किसके सिक्कों की किससे सिक्कों की एक श्रेणी का बोध होता है। देखिए क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। निम्नलिखित में से किससे सिक्कों की एक श्रेणी का बोध होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पल। पल एक प्रकार का सिक्कों की श्रेणी होता है, इसमें कई प्रकार के सिक्के आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से किसने शून्य का आविष्कार किया था। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था और आर्यभट्ट को शून्यवाद का जनक भी माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, आर्यभट्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया था। निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री 7वीं शताब्दी में आया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इत सिंह। इत सिंह जो है ये 7वीं शताब्दी में भारत में आया हुआ था, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, प्राचीन हिंदू धर्म शास्त्र में भू राजस्व की मात्रा निर्धारित की गई थी। प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की मात्रा निर्धारित की गई थी, वो कितनी है, वो थी 1/6। कितना है, 1/6। किसकी मात्रा, तो भू राजस्व की मात्रा निर्धारित की गई थी, यानी भू राजस्व वसूला जाता था, कर वसूला जाता था, टैक्स वसूला जाता था। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, राम को वनवास देने की सलाह कैकेयी को किसने दी थी। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि कहीं कहीं गांव में भी कहा जाता है कि ये मंथरा देवी हैं। तो मंथरा देवी जो है ये राम को वनवास जाने की सलाह देती हैं। ठीक है ना, तो ये मंथरा है। मंथरा आप याद रखिए, गांव में कई मंथराएं मिल जाती हैं। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रामायण किस युग से संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, जो रामायण है वो त्रेता युग से संबंधित है। द्वापर युग से संबंधित कौन है, जरा आप कमेंट करके बताइएगा। सतयुग से संबंधित कौन है और कलयुग से संबंधित कौन है, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा, जो रामायण है वो द्वापर युग से संबंधित है। तो बाकी जो सतयुग है, द्वापर युग है, कलयुग है, इससे संबंधित कौन कौन लोग हैं, इसके बारे में भी आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के प्रथम कांड का क्या नाम है। तो रामायण के प्रथम कांड का ही नाम है बाल कांड। और भी कई प्रकार के कांड है। जब पिछली बार हमने आपका क्लास लिया था तो 7 कांड आपको बताया गया था, सॉरी 7 या 8 था, मुझे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। 7 कांड शायद बताया गया था, आपको याद रखना है। मतलब सभी के सभी कांड का नाम आपको बताना है कि कौन कौन सी कांड है, और इसमें से सबसे छोटा कौन कांड है और इसमें से सबसे बड़ा कौन कांड है, इसको भी आपको याद रखना है। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा सबसे छोटा कांड है और कौन सा सबसे बड़ा कांड है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामायण में कुल कितने कांड हैं। तो आपका सही आंसर है 7 कांड है। ठीक है ना, रामायण में कितने कांड है, 7 कांड है। और 7 कांड के आप नाम लिख करके जरूर भेजिएगा, वो भी सीरियल वाइज ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है ना, जैसे पहला वाल है, फिर दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, ऐसे में आपको बताना है। ठीक है ना, कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामायण तथा महाभारत की सूचना मूल रूप से किस भाषा में हुई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, रामायण की जो सूचना है और महाभारत की जो सूचना है वो संस्कृत में मिलती है। किसमें मिलती है, संस्कृत में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाणिनि। ठीक है ना,
पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के रचयिता है। आप बताइएगा व्यास किसके रचयिता है, कालिदास किसके रचयिता है, रामदास किसके रचयिता है, ठीक है ना। कमेंट करके बताइएगा। अगर आप प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको नहीं क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर आप इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताएं, ताकि हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, हम लोगों की जानकारी सही जगह से सही स्तर पे हम लोगों को मिल पाए। और उस क्वेश्चंस को यदि एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा देता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाए, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है बातों को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्रोत से पता चलता है कि समुद्रगुप्त वीणा वादक था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिक्का। और सिक्कों पे जो समुद्रगुप्त है वो गिटार, वो वीणा को लेकर के बैठा हुआ उसको दिखाया गया है, कहीं कहीं पे सिर्फ वीणा दिखाया गया है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो ये समुद्रगुप्त है ये वीणा वादक है, यानी कि वीणा बजाने का काम करता था, उसको बहुत वीणा बजाने से बहुत प्रेम था, एक तरीके से ये भी कर सकते, ठीक है ना। तो इतना उम्मीद करता हूँ कि आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है। तो सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है ये इंद्र है, और इनको लगभग 250 के आसपास 250 के आसपास मंत्र समर्पित है। 250 के आसपास, सॉरी ये तो मंत्री लिख दिए हम, मंत्री नहीं मंत्र होना चाहिए यार। चलें ये मंत्र मंत्र होना चाहिए। ये 250 के आसपास में मंत्र समर्पित हैं, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। इसके पहले की आप अगर वीडियो देखेंगे, पिछला जो आपका इसके पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग पढ़े थे वो भी आप वीडियो देख लेंगे, उसमें से लगभग सारी जानकारियां इससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके उसमें दिखाया गया है, पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया गया है। इसलिए आपसे ये उम्मीद है कि आप बताएं कितने इसमें मंडल हैं, कितने मंत्र हैं और कितने सूक्त हैं, ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गायत्री मंडल सॉरी गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में किया गया है। लेकिन आपको एक हम वर्क दे रहे हैं, आप ये बताएंगे कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, और मंडल तो मैं ही बता दे रहा हूँ 10 मंडल हैं, लेकिन आप बताएंगे कि किस जो कौन सा मंडल है जिसमें ये जो गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख किया गया है और किसके द्वारा किया गया है। ये चूंकि एक्सप्लेनेशन में पहले हम आपको बता चुके हैं, और अगर आपको लगता है कि अभी भी मैं आपको बताऊं तो ये चूंकि फर्स्ट लेक्चर है एशियन हिस्ट्री का, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी लाइव क्लासेस ली जाएंगी और एक एक चीजें एक्सप्लेन कर दी जाए, ठीक है ना। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब को पढ़ने के बाद इनको इतिहास का पिता कहा जाने लगा है। लेकिन उस किताब का नाम क्या है आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हिस्ट्री का जब भी हम क्लास लिए हैं तो इतिहास के पिता के बारे में चर्चा जरूर की, ठीक है ना। तो इतिहास के पिता कौन है और इन्होंने कौन सी किताबें लिखी थी, हमने तो बता दिया कौन है पिता, लेकिन इन्होंने किताब कौन सी लिखी थी इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है। तो 1500 से 1000 और 1000 से 600 तक, ठीक है। ये है आपका पूर्व वैदिक काल, ये है आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, इसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। चाहे ऋग्वैदिक काल कहिए आप और चाहे पूर्व वैदिक काल कहिए, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है ना। ये उत्तर वैदिक काल है और इसी टाइम में लोहे की खोज चुकी थी, लोहे की खोज इसी समय हुई थी, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके पहले तक लोहे की खोज के पहले तक अभी तक तांबे की ही खोज हुई थी, तांबे,
तांबा की खोज। और सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा, कांसा का प्रयोग होता था, कांसा का प्रयोग, है ना। और इसके पहले ही तांबे का खोज कर लिया गया था, इसके पहले ही तांबे का खोज कर लिया गया, ठीक है ना। तो ये है आपका 30 क्वेश्चन जिसके बारे में अभी हमने बताया, और कुछ जानकारियां देते हुए मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर को बताया। बहुत ज़्यादा हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की। हमने सोचा कि एक बार आपकी नॉलेज को चेक किया जाए, और फिर जब आपकी क्लासेस लाइव चलेंगी तो उस लाइव क्लासेस में हम एक एक क्वेश्चंस आपसे पूछते रहेंगे, और आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है तो आपको प्रिपरेशन भी करना आपका दायित्व बनता है। और हम आपके नॉलेज को भी थोड़ा सा चेक करेंगे कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी का लेवल क्या है, ठीक है ना। ये बात। और दूसरी बात, अब तक यदि आपने टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो काहे देर कर रहे हैं, जल्दी से जाके डाउनलोड करिए, टॉप करिए। देर करने से क्या होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, जितना जल्दी आप कर लेंगे उतना उतना आपके लिए बेहतर है, ठीक है ना। वही कहा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करोगे कब। तो आजकल तो एक दूसरी ही धारणा है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या करना है अभी पड़े हैं बरसों। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, करते रहिए तैयारी, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो।